नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। राहुल के गुरु सैम पित्रोदा के बाद अब मणिशंकर अय्यर की बारी है और अब उनकी भी एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ देश के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान भी गूंजने लगा है। बयान थोड़ा पुराना है लेकिन पॉलिटिक्स में तो मुर्दे भी गाड़े नहीं जाते, तो फिर ये तो बयान ही है। बीजेपी ने मणिशंकर का बयान निकाला, उसे झाड़ फूंक कर चुनावी मैदान में उछाल दिया। इस बयान में मणिशंकर कह रहे हैं कि भारत को परमाणु हथियार से लैस पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे बातचीत करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिरफिरा आ गया तो पता नहीं क्या कर दे। मणिशंकर का बयान चाहे जब का हो, इस पर छाप एकदम खाटी कांग्रेस वाली। कैसे, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब, एक नजर उस पर मार देते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, सवाल नंबर 1, जैसा कि मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, क्या भारत को पाकिस्तान से डरकर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए? और इसके ऑप्शन हैं, जब तक आतंक न रुके तब तक बातचीत न हो, यह है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी, और ऑप्शन सी, पाकिस्तान पर और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, उसके प्रति कोई नरमी की जरूरत नहीं है, बल्कि और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए, इंडी गठबंधन क्यों बार बार पाकिस्तान से बातचीत पर जोर देता है? और ऑप्शन है, पड़ोसी देश से संबंध अच्छे होने चाहिए। ऑप्शन बी है, मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए। और ऑप्शन सी, कांग्रेस की विदेश नीति में दब्बूपन है, इसलिए वो बार बार इस तरह की बात करती। तो क्या सोचते हैं आप? इन सवालों के जवाब में जल्दी जल्दी हमें बताना शुरू करिए। इस बीच सवाल नंबर 3 देखते हैं, पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, अच्छी है, पाक का पक्का इलाज कर दिया। ऑप्शन बी है, मनमोहन सिंह से बहुत बेहतर है। और ऑप्शन सी है, पड़ोसी है इसलिए बात करनी ही चाहिए। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर QR कोड आ चुका है, जिसे आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, और जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी, जिसे भरकर सबमिट करना है। और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पर। तो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है, लेकिन वो इसे जिस अंदाज में कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम। मणिशंकर अय्यर का यह बयान इत्तेफाक लगता हो, भले आपको लग सकता है, लेकिन है नहीं। इंडी गठबंधन और विपक्ष के कई नेता इसी सुर में बात करते रहे। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सबको पाकिस्तान की बहुत याद आ रही। जरा सुनिए एक बार। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखे। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखे। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं तो पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रलाप आपने सुन लिया। अब यह भी समझिए कि आखिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कई पार्टियां पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों रहती हैं।
कई एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस सरकार की विदेश नीति में एक दब्बूपन रहा है, जबकि कई दूसरे एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट इसलिए रहती है क्योंकि इसके जरिए वो देश में अपने मुस्लिम वोटर को एक संदेश देने की कोशिश करती है। वजह चाहे जो हो, लेकिन तारीखें गवाह है कि यूपीए सरकार के 10 सालों में पाकिस्तान को सबक सिखाने के हर मौके पर मनमोहन सरकार ने सिर्फ डोजियर भेजने की खानापूर्ति की। 2004 से 2014 के बीच देश में कई छोटे बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें किसी न किसी तरह से पाकिस्तान का हाथ। लेकिन जरा देखिए कि उसके जवाब में हमने क्या किया उन दौरान। अक्टूबर 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 63 लोगों की जान गई। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। जुलाई 2006 में मुंबई लोकल में धमाके हुए, 210 लोग मारे गए, हाथ था इंडियन मुजाहिदीन का। इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2008 में जयपुर में बम धमाके हुए, 63 लोगों की मौत हो गई, फिर भी इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जुलाई 2008 में अहमदाबाद में फिर धमाके हुए, इस बार 56 लोगों की जान गई। नाम आया पाकिस्तान समर्थित हरकतुल जिहाद अल इस्लामी संगठन का। इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। फिर 26/11 का हमला आपको याद होगा, वो दिल दहलाने वाली आतंकी घटना 2008 में हुई। मुंबई में 166 लोगों की मौत हुई, फिर भी पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इस बार भी डोजियर भेजने और निंदा करने के सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया मनमोहन सरकार ने। फिर फरवरी 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट हुए, 18 लोगों की मौत हो गई, और इस बार भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। तो देश के भीतर होने वाले हर आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार का नपा तुला कार्यक्रम है। हमले के बाद एनआईए की जांच शुरू करो, पाकिस्तानी डिप्लोमेट को विदेश मंत्रालय बुलाओ, विरोध दर्ज कराओ, और हमले का डोजियर और जांच का एक डोजियर भेज दो पाकिस्तान को, जिस पर कार्रवाई करने की बात आप करते रहो, लेकिन पाकिस्तान जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन आपको जानना चाहिए कि अब जब मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसे आतंकवाद के खिलाफ, हर छोटे बड़े हमले के खिलाफ एक ठोस एक्शन हुआ और उसका नतीजा भी दिखा। वैसे तो पिछले 10 साल में कोई बहुत बड़े आतंकी हमले नहीं हुए, कुछ गिने चुने हमले हुए, लेकिन कैसे उसका जवाब दिया गया वो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने जब जब हिमाकत की, तब तब मोदी सरकार ने उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसकी हेकड़ी गुम हो गई। 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला हुआ। सेना के कैंप पर हुए इस हमले में 19 जवान शहीद हुए। इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने 10 दिन के भीतर 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पीओके में घुस के 40 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, और सभी जवान सुरक्षित लौट भी आए। कांग्रेस को यह बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास तब भी परमाणु बम था। इसके बाद एक बार और हिमाकत की पाकिस्तान ने 2019 में। पाकिस्तान ने पुलवामा में सेना के काफिले पर हमला किया, जिसके बाद हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। हमारे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी इलाके में आतंक के कई कैंप तबाह कर दिए। 40 जवानों की शहादत का बदला बालाकोट में 300 आतंकियों को मार कर लिया। मोदी सरकार और कांग्रेस की यूपीए सरकार की पाकिस्तान नीति में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है। मनमोहन सरकार की चुप्पी को पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी समझा और हर बार हमले पर हमले होते रहे। लेकिन मोदी सरकार ने हर हमले के जवाब में पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई की कि उसके लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। मनमोहन सरकार पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से पहले इस बात पर बैठक करती थी कि इस कार्रवाई की हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के लिए हर आतंकी हमले की कीमत इतनी बड़ी कर दी कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने में भी पाकिस्तान आज कई बार सोचता है। मतलब ये कि मोदी राज में भारत बदल चुका है। हम आपको कश्मीर की भी 2 तस्वीरें दिखाते हैं। कभी कश्मीर में आजादी आजादी के नारे लगते थे, वहां पत्थरबाजी होती थी, पैसे देकर पत्थर चलाने के लिए कश्मीर के युवाओं को भेजा जाता था। मगर
अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 साल गुजर चुके हैं और हालात किस हद तक बदल चुके हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं। फिल्म की शूटिंग हो रही है, G20 की बैठक हो रही है, मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं, लाल चौक पे दिन और रात गुलजार रहते हैं। लेकिन वहीं अब पीओके में हालात बदल चुके हैं। आज वहां आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत में मिला दो, लेकिन कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जैसे नेताओं को यह रास नहीं आ रहा। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता हर बार पाकिस्तान परस्ती वाली बात क्यों करते हैं? सवाल और भी कई हैं। उन सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और लोकेश जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं। लोकेश जिंदल, आखिर इंडी गठबंधन और खास करके कांग्रेसी नेताओं का ये पाकिस्तान प्रेम जो है वो रह रह कर इस तरीके से छलकता है कि कई बार उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाता है। बावजूद इसके क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान का से अपने प्रेम का इजहार करने से नहीं चूकते? जी नमस्कार रंजीत जी। रंजीत जी, अगर हम पाकिस्तान की राजनीति को समझते हैं तो हमें यह दिखता है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है कमजोर रही भारत के मुकाबले। उससे वो ना तो अपनी आर्मी को कंट्रोल कर पाती है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे लश्कर तैयबा और ऐसे जो फंडामेंटलिस्ट गिरोह है, इनको भी कंट्रोल करने में नाकामयाब रहते। इनको कंट्रोल करने में उसको आर्मी का सहारा लेना पड़ता है। अब ये जो लश्कर तैयबा जैसे जो गुट हैं, ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे बने। जब भी हम पहल करते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे मैं 1999 की बात करता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस यात्रा की, उसके तुरंत बाद में जो है हमले करवाए गए ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तरह का जो संबंध है वो नॉर्मलाइज। यूपीए सरकार में भी जैसे ही संबंध नॉर्मलाइज होने पर आते हैं, ये गुट आकर हमला करते। ये आप लोकेश जिंदल, ये आप वही दलील दे रहे हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दिया करती थी। ये नॉन स्टेट एक्टर है भाई। नॉन स्टेट एक्टर कह के आप कब तक आतंकियों को छिपाते रहेंगे, आतंकियों का बचाव करते रहेंगे? कब तक आतंकी संगठनों का बचाव करते रहेंगे ये कह के कि ये नॉन स्टेट एक्टर है? कब तक पाकिस्तान का बचाव करते रहेंगे इस बात को कहकर कि भाई ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाई यही कहकर आपने हर बड़े छोटे बड़े आतंकी हमले को एक तरीके से जो पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का मौका था उसको गवा दिया, क्योंकि आपने कहा कि भाई इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर है। एक बार अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपना कमेंट्स दीजिए। मुझे एक बार बात तो पूरी कर लीजिए। रंजीत जी, मेरा कहना केवल ये है, क्या किस तरह की सरकार चाहते हैं हम पाकिस्तान में? क्या हम एक आर्मी डिक्टेटरशिप आज जो म्यांमार में हाल हुआ है, क्या वो हम पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम चाहते, देखिए 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, आयुब खान हो या किसी भी प्रकार के आर्मी जब जनरल्स आते हैं तब तनाव और बढ़ जाता है पाकिस्तान में। हमें अपने बॉर्डर्स को और ज्यादा केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। क्या हम चाहते हैं वहां पर जो है एक तरह का एनार्की आ जाए? किस तरह की सरकार चाहते हैं पाकिस्तान? अगर हम पाकिस्तान में चाहे जिस तरह की सरकार आए, हमें तो अपनी पॉलिसी को तय करना पड़ेगा ना लोकेश जिंदल, कि सरकार चाहे जो भी हो, अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यह मैसेज तो क्लियर होना चाहिए ना। हम कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ये मैसेज देने में नाकाम रही, ये मैसेज देने में नाकाम रही। और आज आप बात कह रहे हैं कि आज आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास परमाणु बम है इसलिए उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। क्या शिवम त्यागी, क्या यह बातचीत का आधार होना चाहिए कि सिर्फ ये कि इसलिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है इसलिए उससे बातचीत करना जरूरी है, और भले वो हमारे खिलाफ लगातार आतंक का निर्यात करता रहे लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे बात करनी चाहिए क्योंकि उसको परमाणु बम है उसके पास? गजब लॉजिक है भाई। रंजीत जी, पिछले कुछ समय से परमाणु बम की धमकी, पाकिस्तान में परमाणु बम है इस बात की धमकी पाकिस्तान के नेताओं और लोगों ने इतनी नहीं दी हिंदुस्तान को जितनी हिंदुस्तान के नेताओं ने हिंदुस्तान को दी है कि पाकिस्तान के पास बम है, डर के रहो, तुम सर पे फोड़ देंगे तुम्हारे। लेकिन हमारा स्टैंड सुन लीजिए, सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। आप एक आतंकवादी भेजोगे हम 2 मारेंगे, आप 2 भेजोगे हम 10 मारेंगे, आप 10 भेजोगे हम 100 मारेंगे,
हमारी सीमा में घुसकर घुसने की कोशिश करोगे, हम देश में घुस जाएंगे आपके। आप नीचे से आओगे, अब हवाई जहाज से ऊपर से पहुंच जाएंगे, और जितना मारने और समझने की कोशिश करोगे भारत को, उससे 10 गुना मारेंगे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी इन फ्यू सिंपल वर्ड्स, बस इतनी सी बात है। इस बात को अगर कांग्रेस समझ ले तो बेहतर है, पाकिस्तान समझ ले तो बेहतर है। क्योंकि अगर कांग्रेस ने समझ ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का बड़ा भाई होने के नाते वो पाकिस्तान को समझा देंगे, और अगर पाकिस्तान ही समझ ले, जो कि उसने मुझे लगता है मॉरलेस समझ ही ली है, तो ये बहुत बेहतर बात हो जाएगी, कांग्रेस को नहीं समझाना पड़ेगा। अपने नेताओं को कांग्रेस की सरकार का, आर्मी का माउथपीस बनाना बंद करो। अगर इतना ही शौक पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के एटम बम का तारीफ करने का इतना मन है, तो छोड़ो हिंदुस्तान के 2024 के चुनाव, पाकिस्तान लड़ लो जाके। इस देश के नागरिकों को पाकिस्तान के एटम बम से डराओ मत। इस देश में लोग इस डरने डराने वाली बात पे लोग क्या कह रहे हैं शिवम त्यागी? बच्चा भी उस बम से नहीं डरता, एक बार से डरा रहे हैं। बिल्कुल, एक बार जरा देखते हैं जरा लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था कि जैसा मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, क्या भारत को पाकिस्तान से डरकर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, और लोग कह रहे हैं कि जब तक आतंक न रुके तब तक बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये करीब 54% लोग कहते हैं, और 44% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पर बल्कि और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, और जो बातचीत के जो समर्थन में हैं वो सिर्फ 0.9 यानी कि 1% से भी कम लोग हैं जो पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत के पक्ष में हैं। ये हमारे दर्शकों की राय है। जरा इस राय को देखिए और ये बताइए लोकेश जिंदल कि क्या कांग्रेस की ये मजबूरी है, अपने वोट बैंक को एक मैसेज देना जरूरी है कि भाई पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट हैं, यानी कि इस देश के मुसलमानों के प्रति भी उन्हें एक मैसेज देना है कि भाई हम पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं और हम किसी मुस्लिम देश के साथ कोई अपना संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। क्या ये सिर्फ अपने वोटर को मैसेज देने के लिए ये सब किया जा रहा है? रंजीत जी, मुझे एक बात बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा कर लाहौर गए थे, तो क्या वे इसलिए गए थे कि किसी तरह से मुस्लिम वोटर तक पहुंच जाए, या फिर एक विदेश नीति के तहत गए थे? तो मैं जानता हूं आप कहेंगे विदेश नीति के तहत गए। हाँ, देखिए, जब जाहिर सी बात है, मणिशंकर अय्यर तो प्रधानमंत्री नहीं है ना भाई। मणिशंकर अय्यर का कहना और वाजपेयी जी का कहना, एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो ठीक है भाई, लेकिन तो रहे हैं, एक बहुत बड़े मंत्री रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी। आप ऐसे आप उनको इतना बिलिटल कैसे कर सकते हैं? देखिए रंजीत जी, मेरा कहना यह है कि जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, विदेश नीति में बहुत पहलू होते हैं। आर्मी तो फिर अगर मणिशंकर अय्यर आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आपको उस बयान के बारे में भी कुछ कहना बताना चाहिए, जब उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हटाने के लिए हटाने में पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए हमारी। देखिए भाई, अगर इतनी जिम्मेदारी वाला बयान, अगर उतना जिम्मेदार मंत्री आप उनको मान रहे हैं, तो भाई उस बयान की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कांग्रेस को। प्रत्येक प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, किसी भी पक्ष के, भाजपा के हो, कांग्रेस के, जब वे कोई निर्णय लेते हैं, जब वे कोई बात करते हैं, उस बात का संदर्भ समझना आवश्यक होता है, उस बात का जो रेलेवेंस है। लेकिन चाहे उसका संदर्भ तो बिल्कुल साफ है ना लोकेश जिंदल, कि पाकिस्तान में बैठकर अगर आप ये जाकर वहां कहेंगे कि हमारे देश की सरकार को हटाने में आप हमारी मदद करिए, तो इसको किस संदर्भ में लिया जाए? मुझे लगता है कि उसका संदर्भ अगर आप समझते हैं तो स्पष्ट कर दीजिए जरा कि वो किस संदर्भ में था। देखिए, ये पूरा का पूर्ण संदर्भ नहीं है। उन्होंने जो संदर्भ में कहा था कि एक कट्टरवाद जो भारत में पनप रहा है, उसे हटाना आवश्यक है। देखिए, क्या भारत पाकिस्तान बनना अफोर्ड कर सकता है? क्या नहीं, भारत पाकिस्तान बनना क्यों अफोर्ड करेगा? भारत बनना अफोर्ड कर रहा है, भारत को पाकिस्तान क्यों बनना है? मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन आप भारत को पाकिस्तान की बराबरी में तो आप खड़ा करना चाहते हैं भाई। आप भारत को जब मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि आप भी परमाणु बम वाले हैं, वो भी परमाणु बम वाले हैं, तो आप भारत और पाकिस्तान को एक लीग में खड़ा कर देते हैं। आप भारत को पाकिस्तान बना रहे हैं ना। भारत तो सबको पता है दुनिया में कि भारत क्या है। थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए रंजीत जी, 1947 में भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो उनकी सेम इतिहास था।
उनका लेकिन आज इतिहास बहुत अलग है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आज आप उसी इतिहास में टिके हुए हैं, वहीं ठहरे हुए हैं। तब से इतिहास बदल चुका है। वर्तमान में आइए लोकेश जिंदल, वर्तमान में आज का हिंदुस्तान और आज के पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, कोई तुलना नहीं है। लोग क्या करें, जरा एक बार लोगों की राय भी जल्दी से देख लेते हैं। कुछ और सवाल हैं। इंडी गठबंधन क्यों बार बार पाकिस्तान से बातचीत पर जोर देता है, सवाल हमने किया था। और 81% लोग कह रहे हैं मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। लोगों की राय स्पष्ट है। आप भले उसका गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं देखिए। 16% लोग कहते हैं कि कांग्रेस की विदेश नीति में एक दब्बूपन है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और सिर्फ 2% लोग कहते हैं कि पड़ोसी देश से अच्छे संबंध होने चाहिए। 2.3% लोग। जरा सवाल नंबर 3 का भी जवाब दिखाइए। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं, यह सवाल हमने किया था और लोगों का जवाब 92.5% लोग कहते हैं कि अच्छी है और पाक का पक्का इलाज किया है मोदी ने, ये कह रहे हैं लोग। और मनमोहन सिंह इससे बहुत बेहतर है 6%। और सिर्फ 1.5% लोग कहते हैं कि पड़ोसी है इसलिए उससे बातचीत करना जरूरी है। शिवम त्यागी, समय कम है, यह बताइए कि भाई पाकिस्तान को लेकर जब भी बात होती है पाकिस्तान की, कांग्रेस के जो नेता हैं या यूं कहें कि इंडी गठबंधन के सारे नेता, खास करके कश्मीर के लोग, जिस तरीके से पाकिस्तान करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इनके पूरे सोच पर पाकिस्तान इस कदर हावी है और इनका वोट बैंक इस तरह हावी है कि उससे आगे नहीं निकल पा रहे। इनकी सोच पर जो भी पाकिस्तान के वकील बनते हैं, उनकी सोच पर पाकिस्तान हावी रहे, पाकिस्तानी हावी रहे, अपना वोट बैंक हावी रहे, या फिर वो इसी सदमे में बैठे रहे कि 370 हट क्यों गया, या फिर वो इसी सदमे में रहे कि अब आतंकवादी हमला होता क्यों नहीं, या फिर वो इसी सदमे में रहे कि नरेंद्र मोदी जी उनको जो अगर ईंट मारते हैं तो उसका जवाब पत्थर से क्यों दे देते हैं, या फिर उनको ये सदमा रहे कि आज पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर में खड़ा करने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता अलावा कांग्रेस प्रवक्ता के, या फिर वो इस दुख में रहे कि भाई अब क्यों भारत पाकिस्तान का नाम साथ नहीं लिया जाता, भारत को अब सुपर पावर्स में गिना जाता है या फिर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में गिना जाता है और उनका कहीं नाम नहीं है। विषय साफ है, इनको जितना दर्द होना है होता रहे, इनको जितना दुख होता है होना है होता रहे। अब इनके दुख के दिन शुरू हो गए, इंडी अलायंस वालों के, कांग्रेस वालों के दुख के दिन शुरू हो गए। हाँ। और इस देश के सुख के, अच्छाई के, समृद्धि के दिन शुरू हो गए। लेकिन आगे जाते ही लेकिन कांग्रेस नेता आज भी जब भारत की बात करते हैं तो बरबस इनके मुंह से पाकिस्तान निकल जाता है। इनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान आज भी बराबर हैं। भाई समय तब से कितना बदल चुका है, शायद वो अभी उस अतीत से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। ये सिर्फ एक फैक्ट है, उसके बाद की तस्वीर सब कुछ बदल चुकी है लोकेश जिंदल। अब वर्तमान में आने की जरूरत है। चलिए, आज हमारे साथ बहस में इतना ही वक्त था। आज अब वक्त है आज के जो लकी वोटर है उनका नाम अनाउंस करने का। और रमा पांडे उत्तर प्रदेश की और वासुदेव गोयल मध्य प्रदेश के, ये हमारे आज के 2 लकी वोटर हैं। इसके अलावा 2 और नाम दिखा दीजिए, रचना छावड़ा छत्तीसगढ़ और दीपक पांड्या गुजरात के। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनको मूड मीटर की तरफ से आज मिलता है लकी वोटर का इनाम।